हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने यूनिट 5 का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स का टॉपिक। ऑल्दो ये टॉपिक पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिंस आपके सिलेबस में ये मेंशन था, इसीलिए मैं प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स का आप लोग को टॉपिक अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या है। तो बेसिकली जब मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जब पब्लिक कंपनी की बात कर रहे थे, तब मैंने आप लोग को बताया था कि पब्लिक कंपनी क्या करती है। पब्लिक कंपनी बेसिकली एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, अगर आप लोग को याद हो तो वहां मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्टस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप पब्लिक को बुला सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हो। और बेसिकली उनको इनवाइट क्यों करेंगे? उनको इनवाइट इसलिए करेंगे ताकि वो आके आपके शेयर्स को खरीदें, आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करें। जो मैंने बताया भी था कि प्रोस्पेक्टस जब कोई भी पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो उसमें कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू लगा देती है, और उसके बाद जब सब लोग, जो भी पब्लिक है, वो इन शेयर्स को खरीद लेती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, तो फिर वो लोग इस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसके साथ किसको भेज देते हैं? रजिस्ट्रार को भेज देते हैं। और फिर मैंने वहां पर बताया भी था कि उसके बाद उनको पूरा सर्टिफिकेट असाइन होता है। तो आप लोग ये सेकेंड वीडियो में आई थिंक मैंने बताया था, वहां पर जाके देख लेना। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम पब्लिक को बुला सकते हैं अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। A prospectus is any document presented or circulated as a prospectus and encompasses a, अब यहाँ पर types of prospectus basically mention है। तो prospectus आपके पर्पस के हिसाब से वैरी करते हैं कि आपको किस चीज का बेसिकली prospectus इशू करवाना है। जैसे कि रेड हेरिंग prospectus जो हम आगे देखेंगे, शेल्फ prospectus और any notice, circular, advertisement or similar document that calls for offers from the public to subscribe or purchase securities from a corporation। तो बेसिकली पब्लिक को बुलाना, उनको ऑफर करना, उनको इनवाइट करना शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, या फिर सिंपल टर्म्स में जो मैंने बताया कि अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट्स पब्लिक ऑफर फॉर सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये मेरा प्रोस्पेक्टस था। अब कुछ कंडीशंस होती हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बनने के लिए। मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें, वो सारी कंडीशंस होंगी तो वो प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। जैसे कि इट मस्ट इनवाइट सब्सक्रिप्शंस फॉर पब्लिक शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट। तो बेसिकली उसमें जो सब्सक्रिप्शन होंगे, जो लोग को इनवाइट कर रहा है सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए, उसके अंदर पब्लिक शेयर्स भी हो सकते हैं इंक्लूडेड, डिबेंचर्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, और जो पर्टिकुलर डिपॉजिट होते हैं कंपनीज के, वो भी चीज यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि द इन्विटेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पब्लिक। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, तो आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो भी आप चीजें मेंशन करोगे वो ऐसे होनी चाहिए कि आप पब्लिक से बात कर रहे हो, एक तरह से पब्लिक को डायरेक्ट कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इन्विटेशन के अंदर, जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर, ये सारी चीजें पब्लिक को बेसिकली आप डायरेक्ट कर रहे हो, इस तरह से आप मेंशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि द इन्विटेशन इज ईदर इशूड बाय द कंपनी और ऑन इट्स बिहाफ। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जो भी इन्विटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको प्रोस्पेक्टस बनने के लिए या तो उसको कंपनी ने इशू किया हो या फिर कंपनी के बिहाफ में किसी और ने इशू किया हो। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड कंडीशन है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बनने के लिए। नेक्स्ट है मेरा द इन्विटेशन पर्टेन्स टू शेयर्स, डिबेंचर्स और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो हमने पहली उसमें भी बेसिकली आइडेंटिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया कि बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के अंदर शेयर्स के बारे में चीजें होनी चाहिए, डिबेंचर्स के बारे में होनी चाहिए, और जो भी डिपॉजिट हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा प्रोस्पेक्टस था। अब आता है कि एक प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो चीज देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा होता है वो होता है क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। तो फर्स्ट हेडिंग तो मेरी यही हो गई कि इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। तो पहली चीज इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड के अंदर क्या आएगी
नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस। तो मैंने जैसे बताया था कंपनीज रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस का नाम मतलब क्या है कि जब आपने अपनी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ली है तो उस कंपनी का आपने नाम क्या रखा है, तो वो नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कंपनी का ऑफिस है जहां पर भी आपकी कंपनी लोकेट करती है उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस आपको इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम CS बोल रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर्स, बैंकर्स, ट्रस्टीज, अंडरराइटर्स एज पर रेगुलेशंस। तो जो भी नाम होगा इन सभी लोगों का और इनकी सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जो भी रेगुलेशंस होंगे वहां पर फॉलो। लेकिन बेसिकली क्या है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन तो होती है, साथ साथ जो कंपनी में इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो एक फ्रेमवर्क बना के चलते हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बना के चलते हैं कंपनी का, उनकी भी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डेट्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, issuance of allotment letter and refund timelines as per regulations। तो बेसिकली जिस डेट में आपकी कंपनी ओपन हुई है या फिर जो भी उसका इशू का जो भी क्लोजिंग है या फिर जो भी अलॉटमेंट लेटर है, आपकी कंपनी को जब आपने खोला होगा, इनकॉर्पोरेट किया होगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जो है वो चीजें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा a statement by the board of directors regarding a separate bank account for managing funds from the issue। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी आप बेसिकली लोगों को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, लोगों को आप बुला रहे हो, लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, तो लोगों को इनवाइट कर रहे हो आप अपने शेयर्स को बेसिकली खरीदने के लिए, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली वहां से जो आपको कैपिटल मिलेगा, जहां से जो आपको अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि जो भी फंड्स यहाँ से रेज होंगे, जो भी पैसा यहाँ से मिलेगा, वो चीजें आप इस बैंक अकाउंट में सबमिट कर सको। और बेसिकली ये जो बैंक अकाउंट है, अब आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ये सफिशिएंट नहीं है, उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स अलोंग विथ जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। अब वैसे तो हम लोग इस यूनिट में डायरेक्टर का जो भी पार्ट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक स्टेटमेंट बेसिकली इशू करेंगे। उस स्टेटमेंट में उस बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स होंगी, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो अलोंग विथ उनका वहां पर उनका अप्रूवल भी होगा कि हाँ हम ये स्टेटमेंट अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट मेरा आता है कंसेंट ऑफ ऑल द मेंशन पर्सन हुज एड्रेसेस आर प्रोवाइडेड। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है कि जो भी मेरे यहाँ पर जो भी लोग इंक्लूडेड हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, ऑडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ट्रस्टीज, अंडरराइटर्स, अब यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उन सबका मुझे कंसेंट चाहिए होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के अंदर उनके रिगार्डिंग बेसिकली मेंशन की गई है वो सही है। ठीक है, उसके बाद है ऑथराइजेशन फॉर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन चाहिए कि जो आपने प्रोस्पेक्टस बेसिकली इशू किया है वो ऑथेंटिकेटेड है, अथॉरिटेटेड है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो जो भी कैपिटल बेसिकली जो रेस कर रहा है कंपनी, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट है मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर। तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी मेंशन होगा। करंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, तो आपके ऑफर का क्या ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपकी कंपनी में जो भी चीज हो रही है वो किस ऑब्जेक्टिव से करी गई है वो भी चीजें होंगी। साथ ही साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया भी था कि पब्लिक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती है और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट भी वहां पर सेटअप कर देती है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि आप कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर डाल रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर चाहिए, और डिस्क्लोजर्स भी यहाँ पर जैसे जैसे होंगे वो चीजें रिक्वायर होंगी उस हिसाब से यहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है मेरा रिपोर्ट्स इंक्लूडेड, कि कौन कौन सी एक रिपोर्ट के फॉर्म में, जैसे हम लोग नॉर्मल में भी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। सपोज करो आप लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करोगे, कैसे उसके डिजाइनिंग पार्ट करोगे, कैसे उसको फाइनलाइज करके उस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करवाओगे, वो सारी चीजें आप एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करते हो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, अपना फाइनल ईयर में हो या कभी भी आप मिनी प्रोजेक्ट बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कुछ रिपोर्ट्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब वो रिपोर्ट्स के अंदर आपकी कंपनी की भी चीजें हो सकती हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग लोग होते हैं कंपनी के अंदर इन्वॉल्व, उनके हिसाब से भी हो सकती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा
ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो जो भी मेरे ऑडिटर होंगे, आप टेंशन मत लो, ये ऑडिटर क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होंगी, जो भी बेसिकली ऑडिटर्स का काम क्या होता है, कंपनी की जो भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती है कि कंपनी फाइनेंस के टर्म में कैसी चल रही है, कंपनी को कहाँ पर कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस कंपनी को किस एस्पेक्ट में कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसकी कैपिटल रेज हो, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़े, वो सारी चीजें ऑडिटर के अंदर आती हैं। ठीक है, मैंने बताया, इस पे कंफ्यूज मत होना, हम लोग इसमें डिटेल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरी पहली रिपोर्ट हो गई। दूसरी है, जैसे मैंने बताया भी, कि रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर लीडिंग अप टू द इश्यूज फाइनेंशियल ईयर। तो बेसिकली जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, उसकी रिपोर्ट जो पिछले 5 साल होंगे वो उनकी पूरी रिपोर्ट आपको एक प्रिपेयर करें यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, और जो कंपनी का बिजनेस है या फिर कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है उस पूरी चीज की रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, और रिपोर्ट के बाद आपको एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या होगा? डिक्लेरेशन बेसिकली कि हाँ, जो जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, वो सही है। सो a declaration about compliance with the provisions of the Companies Act and a statement affirming such compliance। तो आपको एक बेसिकली एक डिक्लेरेशन लेना है कि ये जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर चीजें हैं ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, और आपको बेसिकली उसको अप्रूवल देना है कि हाँ, ये जो हमने चीजें मेंशन करी हैं ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अदर मैटर्स एंड रिपोर्ट, सो इंक्लूजन ऑफ एनी अदर रेलिवेंट मैटर एंड रिपोर्ट एज प्रिस्क्राइब द रेगुलेशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इन मैटर्स के अलावा अगर आपको कोई और मैटर, कोई और रिपोर्ट इंक्लूड करनी है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वो जो रिपोर्ट होगी, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो मैटर होगा, वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट में मेंशन है। ठीक है, तो ये चीजें मेरी इंक्लूडेड होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि कितने कितने तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रोस्पेक्टस होता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? An abridged prospectus serves as a concise summary of a full prospectus submitted to the registrar। तो बेसिकली मैंने बताया था कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो रजिस्ट्रार को बेसिकली सबमिट किया जाता है along with जो भी बैंक स्टेटमेंट होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो जो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है वो एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक पूरा प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सबमिट कर दिया। ठीक है, उस पूरे फुल प्रोस्पेक्टस की एक छोटे फॉर्म में, एक कंसाइज फॉर्म में समरी अगर आपने निकाल ली, समरी एक डिराइव कर ली, तो उस समरी को हम लोग अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, एक जो फुल पूरा प्रोस्पेक्टस होगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, वो सारी चीजें एक फुल प्रोस्पेक्टस के अंदर आएंगी जो कि आपने रजिस्ट्रार को सबमिट करी है। ठीक है, उस फुल प्रोस्पेक्टस का एक छोटा फॉर्म, एक मोर कंसाइज फॉर्म, एक समरी समझ लो, बेसिकली जो सम अप कर रही है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो चीज मेरी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है, वैसे मैंने बताया कि इट कैप्सुलेट्स ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो बेसिकली फुल प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी चीजें मेरी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिजाइन टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद क्रूशियल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली अब इसका वो क्या है, यूज क्या है, हम अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्यों बना रहे हैं? हम अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इसीलिए बना रहे हैं ताकि, अब देखो, अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना टाइम तो लगाएगा नहीं कि आपका पूरा फुल प्रोस्पेक्टस पढ़े, क्योंकि प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप उस फुल प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं, वो बेसिकली लिस्ट डाउन करके आप एक समरी बना सकते हो, और ये समरी जो है वो इन्वेस्टर्स को बेसिकली हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में। किस चीज का डिसीजन? इस चीज का डिसीजन कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रोस्पेक्टस बना रहे हो या फिर जो उसकी कंसाइज समरी बना रहे हो, उस वो क्या हो, वो अच्छी होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, और उसमें सही चीजें मेंशन करो, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मेंशन करो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टसेस आल्सो हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद पब्लिक इशुएंस ऑफ कैपिटल ड्यू टू इट्स सेक्शन नेचर। तो बेसिकली ये कॉस्ट को भी कम करता है मेरा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डीम्ड प्रोस्पेक्टस।
So when a company allocate or agrees to allocate securities from public sale, the document becomes a deemed prospectus constituting an offer to the public. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पब्लिक जो भी है, यहाँ पर लिखा है ना कि when a company allocate or agree to allocate security for public sale, तो जो भी पब्लिक को जो ऑफर दे रही है, बेसिकली पब्लिक को अपने पास बुलाना और उनको वहां पर सिक्योरिटी एलोकेट करना, सिक्योरिटी अग्री करना पब्लिक को कि हम आपको ये सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम आपको ये सिक्योरिटी अग्री कर सकते हैं। तो उस केस में उस प्रोस्पेक्टस को हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। This document is considered a prospectus for all the intent and the purposes subject to the same content, requirements and liabilities as a standard prospectus. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब ये कुछ मेरा स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस की तरह है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपका पर्पस है, ये सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या है? अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, company or bank for one or more issues of securities or a specific class of securities as outlined in the prospectus. तो बेसिकली एक चीज समझ लो कि अगर आपको सिर्फ कुछ सिक्योरिटी देनी है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? डीम प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकते हो। लेकिन अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होगा कि अगर आपको एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी देनी है बेसिकली, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, वो चीजें अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो वो चीज आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर सकते हो। और ये जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ये ज्यादातर कौन इशू करते हैं? कंपनी तो इशू करती है ऑब्वियसली, लेकिन जो बैंक होते हैं या फिर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन है जिनका काम फाइनेंस से रिलेटेड है, वो बेसिकली इस प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। ठीक है, with a shelf prospectus, the issuer is not required to produce a separate prospectus for each offering, allowing for multiple offering without the need for additional prospectuses. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ जो भी इशूअर है, या तो वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, या तो वो कोई कंपनी होगी, या फिर वो कोई बैंक होंगे, तो उनको सेपरेट प्रोस्पेक्टस नहीं लगाने हैं। मतलब अगर उनको एक कोई चीज ऑफर करनी है, उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस, फिर दूसरी चीज ऑफर करनी है उसके लिए अलग प्रोस्पेक्टस, ऐसा नहीं करना है। मल्टीपल चीजें आप ऑफर करो और वहां पर आपको सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेज भी है एक तरह से शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। नेक्स्ट है मेरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लैक कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको नहीं मिलती है कि सिक्योरिटी जो होगी उसका प्राइस क्या होगा, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। कंपनीज में रिलीज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर इशूइंग अ कंप्लीट प्रोस्पेक्टस। This type of prospectus must be filled with the registrar at least 3 days before the opening of subscription list or offer. Despite its incompleteness, a red herring prospectus carries the same obligations and liabilities as a standard prospectus. तो बेसिकली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि इसके अंदर किसी चीज की कमी है, इतना समझ लो कि इसके अंदर इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई चीज इनकम्प्लीट है। क्या चीज इनकम्प्लीट है? यहाँ पर जो प्राइस होती है सिक्योरिटी का, वो चीज यहाँ पर नहीं मेंशन होती है। और ये जो एक चीज याद रखना कि ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि रजिस्ट्रार को आप फाइल कर सकते हो। रजिस्ट्रार बेसिकली आप उनको फाइल करवा सकते हो कम से कम 3 दिन। मैंने बताया था ना कि आपको रजिस्ट्रार को बेसिकली वहां पर एक प्रोस्पेक्टस इशू करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो पूरा इवैल्यूएट करके आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो उससे पहले कम से कम आप 3 दिन पहले ही इस प्रोस्पेक्टस को आप इशू करवा सकते हो, फाइल करवा सकते हो। तो ये है मेरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।